नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हैं। एक ऐसा चैप्टर जो असल में हमें बताता है कि हम कौन हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस पूरे चैप्टर को शुरू से आखिर तक समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना, है ना? बस इसी क्यों का जवाब छिपा है जेनेटिक्स में, यानी आनुवंशिकी में। आज के इस पूरे रिवीजन में हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, फिर मेंडल के 1 जीन और 2 जीन वाले एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और आखिर में एक क्विक समरी भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर की एबीसी सीखते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिनके बिना ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, इस पूरे चैप्टर की कहानी सिर्फ 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, जो कि इस पूरी फील्ड की स्टडी है। दूसरा है वंशागति या हेरिडिटी। इसे ऐसे समझिए कि ये वो तरीका है जिससे हमारे गुण या कैरेक्टर्स माता पिता से हम तक पहुंचते हैं। और तीसरा, सबसे मजेदार शब्द है विविधता यानी वेरिएशन। यही वो वजह है कि भाई बहन भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। और हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये वेरिएशन आता है, जो बहुत जरूरी है। और जेनेटिक्स की कहानी का हीरो कौन है? बिल्कुल सही, ग्रेगर मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सोचिए, उन्होंने 7 साल तक मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। और कमाल की बात क्या थी पता है? उस जमाने में जब बायोलॉजी में सिर्फ देखकर चीजें समझी जाती थी, मेंडल ने पहली बार मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। और बस इसी वजह से उनके रिजल्ट्स इतने पक्के और भरोसेमंद थे। अब सवाल ये है कि मेंडल इतने सक्सेसफुल हुए कैसे? इसका एक बड़ा सीक्रेट था उनके चुने हुए कैरेक्टर्स। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उन्होंने मटर के पौधे के 7 ऐसे जोड़े चुने जो बिल्कुल क्लियर कट थे, एकदम ऑपोजिट। जैसे तने की हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ, बीच में कुछ नहीं। या बीज का रंग या तो येलो होगा या ग्रीन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और इसी क्लैरिटी की वजह से उन्हें अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने में बहुत मदद मिली। चलिए, अब मेंडल के सबसे पहले और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, जहां उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पेरेंट जेनरेशन या पी जेनरेशन। इसमें मेंडल ने एक प्योर टॉल पौधे का क्रॉस एक प्योर ड्वार्फ पौधे से कराया। स्टेप 2, F1 जेनरेशन यानी पहली पीढ़ी। यहाँ तो कमाल ही हो गया, सारे के सारे पौधे लंबे निकले, बौनापन वाला कैरेक्टर तो जैसे गायब ही हो गया। फिर आया स्टेप 3, F2 जेनरेशन। जब F1 वाले लंबे पौधों की सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो अरे वाह, लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे वापस आ गए। और ये जो रिजल्ट है ना, यही मेंडल की खोज का असली सार है। F2 जेनरेशन में उन्हें बार बार लंबे और बौने पौधों का एक फिक्स्ड रेशियो मिला, लगभग 3:1 का। मतलब हर 4 पौधों में से 3 लंबे और 1 बौना। इससे ये बात तो साफ हो गई कि F1 जेनरेशन में जो बौनापन गायब हो गया था, वो असल में खत्म नहीं हुआ था, बस छिप गया था। अब इस 3-1 के पीछे का राज क्या है? इसे समझने के लिए पनेट स्क्वायर एक बेहतरीन टूल है। यह हमें दिखाता है कि कहानी के 2 पहलू हैं। एक जो बाहर से दिखता है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वो तो है 3 टॉल 1 ड्वार्फ। लेकिन जब हम जेनेटिक लेवल पर देखते हैं, यानी जीनोटाइप, तो असली रेशो कुछ और ही है। वो है 1 प्योर टॉल यानी TT, 2 हाइब्रिड टॉल TT और 1 प्योर ड्वार्फ TT। मतलब जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 का। बस इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपने 2 मशहूर नियम दिए। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ये सिंपली कहता है कि जब 2 अलग अलग एलील्स एक साथ हों तो एक जो डोमिनेंट है वो अपना असर दिखाएगा और दूसरा जो रिसेसिव है वो छिपा रहेगा। और दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। इसका मतलब है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो हर कैरेक्टर के दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ताकि हर गैमीट को सिर्फ एक ही एलील मिले। पर क्या हेरिडिटी हमेशा इतनी सिंपल होती है?
जी नहीं, कभी कभी मेंडल के नियमों से हटकर भी कुछ होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ मटर का पौधा है जहाँ कंप्लीट डोमिनेंस है, लेकिन दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन का फूल है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसमें जब लाल और सफेद फूलों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक फूल मिलते हैं, न लाल न सफेद बल्कि दोनों का मिक्सचर। है ना मजेदार? और एक और केस है कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता का। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम इंसानों का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ एलील IA और IB दोनों बराबर के पार्टनर हैं, कोई किसी से दबना नहीं चाहता। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं IA-IB, तो कोई छिपता नहीं बल्कि दोनों अपना अपना रंग दिखाते हैं और ब्लड ग्रुप बन जाता है AB। और हाँ, ये मल्टीपल एलील्स का भी एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक ही कैरेक्टर यानी ब्लड ग्रुप को 3 एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, IA, IB और I। अच्छा, तो एक कैरेक्टर की कहानी तो समझ आ गई। अब मेंडल ने सोचा, चलो देखते हैं कि जब 2 कैरेक्टर्स एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं तब क्या होता है। इसके लिए मेंडल ने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे और उसका क्रॉस कराया एक ऐसे पौधे से जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे। F1 जनरेशन में तो सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले ही मिले, लेकिन असली जादू हुआ F2 जनरेशन में। जब F1 वालों की सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिले और उनका रेशियो था 9:3:3:1, यानी 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। ये 9:3:3:1 का रेशियो जेनेटिक्स में बहुत ही आइकॉनिक है। और इसी 9:3:3:1 के रेशियो से निकला मेंडल का तीसरा और आखिरी नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम बस इतना कहता है कि जब 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स एक साथ इनहेरिट होते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो बिल्कुल आज़ाद होकर इंडिपेंडेंटली अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब बीज का शेप क्या होगा, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका कलर क्या होगा। दोनों अपनी अपनी राह चलते हैं। मेंडल ने हमें ये तो बता दिया कि इन कैरेक्टर्स को कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स आखिर हैं क्या? सेल में ये रहते कहाँ हैं? इन सवालों का जवाब मेंडल के पास नहीं था। इसका जवाब मिला हमें 20वीं सदी में। साल 1902 में 2 साइंटिस्ट सटन और बोवेरी ने एक बहुत ही कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेंडल के फैक्टर्स का था। यहाँ देखिए, फैक्टर्स या जीन पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं। गैमीट बनते वक्त जीन अलग होते हैं, क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। ये तो डिट्टो सेम है और इसी पैरेलल बिहेवियर के आधार पर उन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि मेंडल के फैक्टर्स असल में कुछ और नहीं बल्कि क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स ही हैं। इस थ्योरी का पक्का सबूत दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला पर काम करके। उन्होंने देखा कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर चिपके हुए पास पास बैठे होते हैं वो मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले नियम की परवाह नहीं करते। वो आज़ाद नहीं होते बल्कि एक टीम की तरह साथ साथ अगली जनरेशन में जाते हैं। इसी दोस्ती को उन्होंने नाम दिया लिंकेज। हाँ, कभी कभी क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनकी दोस्ती टूट भी जाती है, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीधी सी बात है, जीन्स जितने पास पास होंगे जैसे यहाँ Y और W, उनकी दोस्ती उतनी पक्की होगी। रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3%। और जीन्स जितने दूर होंगे जैसे W और M, उनके अलग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, यहाँ 37.2%। तो अभी तक हमने बात की नॉर्मल इनहेरिटेंस की, लेकिन क्या हो अगर इस प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए? कभी कभी डीएनए में अचानक कोई बदलाव आ जाता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। म्यूटेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, मतलब गड़बड़ी बहुत छोटी सी है पर असर बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के डीएनए में कोड है GAG, लेकिन म्यूटेशन में सिर्फ एक बेस बदल जाता है, एक ही जगह U आ जाता है और कोड बन जाता है GUG। इस एक छोटे से चेंज से पूरा अमीनो एसिड बदल जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है और इसका नतीजा, हमारे गोल मटोल रेड ब्लड सेल्स का शेप बदलकर दरांती या सिकल जैसा हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। कुछ डिसऑर्डर्स तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ी से होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 की जगह 3 कॉपीज हो जाती हैं। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो मेल्स में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम XXY की वजह से होता है।
और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, जो फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम के कम XO होने की वजह से होता है। चलिए अब फटाफट इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं, खासतौर पर उन पॉइंट्स पर जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY और टर्नर सिंड्रोम XO ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े डिसऑर्डर्स हैं। ये टेबल और इसमें दी गई जानकारी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांतों का पूरा रिवीजन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हेरिडिटी हमें हमारे पास्ट से जोड़ती है और वेरिएशन हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करती है।